हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th की एनसीईआरटी है ये, और चैप्टर का नाम है भू आकृतियाँ और उनका डेवलपमेंट। इस चैप्टर के हम 2 पार्ट पहले ही कर चुके हैं और आज इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है और आज के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे आपकी सतलाकृतियाँ बनती हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, नदियाँ कौन कौन सी सतलाकृतियाँ बनाती हैं, कौन कौन सी अवस्था में नदी बहती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इसके अलावा हमने नदी वेदिका, ये सारी नदियों द्वारा बनी हुई आकृतियाँ हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे भाई आपकी जो हिम नदी है या भौम जल है, भौम जल यानी ग्राउंड वाटर, वो भी किस तरीके से सतलाकृतियाँ बनाता है। अपर्दन के द्वारा कौन सी बनाता है, निक्षेपण से कौन सी बनाता है, डिपॉजिट से। हिम नदी क्या क्या बनाती है वो भी हम पढ़ चुके थे, ग्लेशियर्स के द्वारा क्या क्या निर्मित किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास जो हमारी शुरू होगी तरंग और धाराएं से होंगी। आज हम पढ़ेंगे कि जो समुद्री तरंगे होती हैं, आप सबने देखी है ना। अगर आपने लाइव नहीं देखी है तो आपने टीवी पर तो सबने देखा ही है समुद्र कैसा होता है। तो जो समुद्री तरंगे होती है वो किस प्रकार से आगे आती है, पीछे जाती है, तो इस प्रकार से भी वो कुछ सतलाकृतियों का निर्माण करती है, जिनको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो तरंगों में मूवमेंट चलती रहती हैं। एक बार तो समुद्र के आप देखते होगे पीछे से बहुत बड़ी तरंग बहकर आ रही है, किनारे तक आती है, समुद्र का पानी आगे तक आ जाता है बीच पर, और फिर वो वापस लौट जाता है पानी। तो इस तरीके से मूवमेंट चलती रहती है और इन्हीं कार्यों के अंतर्गत कुछ ये लगा लो आप, कुछ आकृतियाँ बनाती है समुद्री तरंगे, जिन्हें धाराएं भी कहते हैं। तो तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तरंग जो स्थल रूप है वो कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं। सिंपल तौर पर जो तरंगे हैं, जो भी आपके फीचर्स बनाती हैं, तो उनको कुछ फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे लैंड एरिया कैसा है, समुद्री तली की, जो समुद्र का तल है उसकी बनावट कैसी है, समुद्र का तट कैसा है, उन्मगन तट है यानी जल में डूबा हुआ है अधिकतर भाग, या ऊपर उठा हुआ तट है। ठीक है, उसके अलावा ऊंचे और चट्टानी तट यानी जलमग्न जो तट हैं वो किस प्रकार के हैं, कठोर चट्टानों के हैं, निम्न समतल या मंद ढाल, ढाल किस प्रकार का है, स्लोप किस प्रकार का है। तो ये सारी चीज़ें ही प्रभावित करती हैं तरंगों के द्वारा बनी हुई आकृतियों को। तो इसमें सबसे पहले अगर ऊंचे चट्टानी तटों की बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो तट रेखाएं होती हैं वो अनियमित होती हैं। नदियाँ जलमग्न से प्रतीत होती है। जब नदी समुद्र में मिलती है डेल्टा के टाइम, तो ऐसा लगता है कि नदियाँ पानी के अंदर कहीं खो गई हैं। ठीक है, और अत्यधिक अवनमन होने से किनारों के स्थल भाग भी जलमग्न हो जाते हैं, यानी अधिकतर किनारा भी पानी में डूब जाता है और इस प्रकार बनते हैं फरियोड तट। जब नदी अपनी गहराई को खोकर समुद्र की गहराई में खो जाए तो इस प्रकार फियोर्ड तट का निर्माण करते हैं। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबे रहते हैं। जो पहाड़ी भाग होगा यानी आधी पहाड़ी समुद्र के अंदर, आधी बाहर, इस तरीके से। सागरीय किनारों पर निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते, अपर्दित स्थल रूपों की बहुतायत होती है। अगर सागरीय किनारों पर बात करें तो वहाँ पर आपको डिपॉजिट, अगर सतलाकृति जो होती है उनकी मात्रा कम देखने को मिलेगी, अपर्दित सतल रूपों की मात्रा अधिक होती है। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे जो तरंगे होते हैं वो अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती हैं। तरंगे ऊंचे, मान लो बहुत बड़ी तरंग आ रही है बह के, अचानक किनारे पर कोई चट्टान के टुकड़े हैं या चट्टाने हैं। आपने ये इमेजिन करो कि समुद्र का किनारा, बहुत सारी चट्टाने हैं, तो किस तरीके से तट होता है। मूवियों में भी इस तरीके के सीन दिखाए जाते हैं। तो वहाँ पर जब वो एकदम से धाराएं आती है ना, तो वो टकराती है तट के साथ, और टकरा कर उस चट्टान को बार बार आती है, बार बार टकराती है, उसमें दरारें पैदा कर देगी, फिर उस दरारों में पानी घुस जाएगा, फिर वो दरारें और चौड़ी हो जाती है। फिर एक टाइम आता है कि वो चट्टान का कुछ भाग नीचे गिरने लग जाता है, और जब आगे का कुछ भाग गिरने लग जाता है तो एक क्लिफ का आकार लेता है वो। ठीक है, और ये जो क्लिफ होते हैं इन्हें समुद्री भृगु भी कहते हैं, और ये हमेशा पीछे हटते रहते हैं क्योंकि धारा तो फिर भी आएगी, वो फिर और चट्टानों में घुसेगी, वो उसको और काटेगी। तो इस तरीके से ये जो सतलाकृति होती है ना, कुछ इसी तरीके की होती हैं। मान लो ये आपका समुद्र है, ये समुद्र है, तो इस तरीके की होती है भाई ये सतलाकृति, इस तरीके की। ठीक है, ये समुद्र है, तो आगे ऐसे समुद्र में चट्टान का एक हिस्सा आगे की ओर निकला हुआ रहता है, तो इसे कहते हैं भृगु। समुद्र भृगु से जब वो टूटता है, जब वो चट्टानी भाग टूटता है, तो मलबा धीरे धीरे टुकड़ों में जो सेडिमेंट है वो टूट टूट कर गिरने लगता है।
अब जो ये सेडिमेंट है ये क्या होता है, लहरों के साथ कई बार तो समुद्र के आंतरिक भागों में चला जाता है और कई बार किनारों पर भी थोड़ा थोड़ा जमा हो जाता है। ये निर्भर करता है तरंग कैसी है, ठीक है। तो मलबे के किनारे से अगर दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती हैं। यानी कई बार मलबा जब किनारे पर ही जमा कर दिया जाता है तो क्या होता है, दो तरंगें बन जाती हैं। एक जो तटों के साथ अपर्दन जहाँ से आरंभ होता है वहाँ, वेलांचली जो प्रवाह होती हैं, जो लॉन्ग शोर जो करंट होती हैं, इन अपर्दित पदार्थ को समुद्री किनारों पर जो आपके बीच होते हैं और रोदिकाओं के रूप में जमा कर लेती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये रोदिका होती हैं, मैं अभी समझाऊंगी। जब वो सेडिमेंट होता है, अगर मान लो सेडिमेंट अंदर जाके जम जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक समुद्र के अंदर जाके इस तरीके से आपका कोई सेडिमेंट भर गया है, ये जम गया है, तो ये पूरा समुद्र है, तो ये होगी आपकी रोदिका। तो जो रोदिकाएँ होती हैं, जब यही रोदिकाएँ जल के ऊपर भी हमें दिखाई देती है तो उन्हें बैरियर्स कहते हैं, रोध कहते हैं। ऐसी रोदिकाएँ जिनका एक भाग तो खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो तो उसे स्पिट कहते हैं। मान लो एक पार्ट तो लैंड पार्ट से ज्वाइंट है और दूसरा समुद्र के अंदर गया हुआ है, तो ऐसी रोदिकाओं को क्या कहेंगे, स्पिट। और जब रोदिका और स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर उसके मार्ग को बंद कर दे तो लैगून बन जाता है। मान लो यहाँ पर कोई खाड़ी है, एक यहाँ पर कोई खाड़ी है, ऐसे खाड़ी से ही बोलते हैं जो तीन ओर से कवरअप हो, यहाँ से समुद्र का पानी है। अब यहाँ पर कोई रोदिका बन गई, तो उसने मार्ग बंद कर दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, गोल गोल, ये लैगून बन जाएगी, खारे पानी की झील। इसमें खारा पानी भरा रह जाता है, रोदिका ने इसका रास्ता रोक लिया, जो कि सेडिमेंट की एक दीवार लगा सकते हो आप, तो इससे आपकी क्या बन जाती हैं, फिर लैगून्स बन जाती हैं। नेक्स्ट आता है निम्न अवसादी तट। ये जो नदियाँ होती हैं जब डेल्टा बनाती है तब अपनी लंबाई बढ़ा लेती हैं। कभी कभी जो लैगून्स होती हैं और ज्वारीय खाड़ियाँ होती हैं उनमें पानी भर जाता है और इससे तट रेखाएं भी चिकनी हो जाती हैं, मंद ढाल लिए हुए होती हैं। तटों के साथ कई बार समुद्री पंख और दलदल भी पाए जाते हैं और इस प्रकार निक्षेपित सतलाकृतियों की भी बहुत होती है, ठीक है। यानी आपके समुद्री पंख और दलदलियों तो देखने को मिलेंगे ही। जब नदी समुद्र में मिलती है तो अपने साथ बहुत सारा गाद, कीचड़, ठीक है, इस तरीके के महीन कणों वाली मिट्टी अपने साथ लेकर आती है लास्ट टाइम पर, जो दलदल का निर्माण करती हैं। जब मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंगे अवनमित हो जाती है तो तल के अवसाद भी दोलित हो जाते हैं। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। डेल्टा का बता रखा है कि भाई डेल्टा जब किस तरीके से आपका मिलता है तो आपकी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। अब यहाँ से देखो आप, अपर्दित स्थल रूप, भृगु, वेदिकाएं, कंद्रिकाएं, स्टैक। अब ये सारी सतलाकृतियों के नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में सीधा आएगा। भृगु कौन बनाता है, हमने अभी भी पढ़ा, मैंने समझाया भृगु कैसे बनता है। वेदिकाएं कौन बनाता है, ठीक है, समुद्री वेदिकाएं होंगी पर ये, क्योंकि नदी वेदिकाएं भी बनती हैं, ये समुद्री वेदिकाएं हैं। कंदराएं यानी गुफाएं, देखो अंडरग्राउंड वाटर भी कंदराएं बनाता है और आपकी समुद्री तरंगे भी बनाती है। और स्टैक, अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया कि दो मुख्य आकृतियाँ आती है, एक तो आती है तरंग घर्षित भृगु और वेदिका, ये दोनों मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर क्या होता है, ये जो भृगु होते हैं इनका ढाल त्रिव होता है, कुछ इस तरीके की सतलाकृति होती है समुद्र के अंदर, इस तरीके से चट्टानी भाग को तोड़ कर आगे वाला पार्ट ऐसे निकला रहता है समुद्र में, तो 30 मीटर या उससे भी अधिक की हो सकती हैं। इसकी तलहटी पर एक मंद ढाल होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है बिल्कुल प्लेन एरिया वाला, ठीक है। तरंग की औसत ऊंचाई से भी अधिक ऊंचाई पर ये मिलते हैं। तो ऊपर तो आपका मान लो भाई ये भृगु है, ऊपर तो ये क्या है, भृगु है, और नीचे यहाँ पे जो मलबा जमा होकर प्लेन मैदान बन जाता है जिसे कहते हैं तरंग घर्षित वेदिका या तरंग घर्षित मैदान भी इसे कहते हैं। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो कई बार आपकी अलग अलग कुछ प्रतिरोधी चट्टानें भी जो भृगु के ही भाग थे, ठीक है, वो उसे समुद्री स्टैक भी कहते हैं, ठीक है। मान लो आपका एक ये भृगु है, ये एक भृगु है, यहाँ से ये भृगु यहाँ से इतना हो गया, यहाँ तक का कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पर जो ये बच गया ना, ये खड़ा हुआ पार्ट, इसे कहेंगे स्टैक। क्या कहेंगे, स्टैक। ये स्टैक भी आपके अस्थायी होते हैं क्योंकि इनको भी धीरे धीरे समुद्री मैदानों में बदल देती है समुद्री तरंगे, अपर्दन चालू रहता है, रुकता नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से होता रहता है स्टैक। तो स्टैक समझ गए, जब भृगु आपका ज़्यादा टूट कर एक ठूट सा खड़ा रह जाए उसे स्टैक कहेंगे। नेक्स्ट आता है निक्षेपित स्थल रूप, बीचेस एंड ड्यून्स। तो तटों की प्रमुख विशेषता आप सभी जानते हो, बीच बनाता है समुद्री तरंगे, उबड़ खाबड़ तटों पर कई बार टुकड़े भी मिलते हैं, चट्टानों के टुकड़े भी मिलते हैं। बीचेस आपने सबने देखे हुए ही हैं, मूवीज़ के अंदर तो आई थिंक सबने देखे ही हैं। तो यहाँ पर जब आपके अवसाद जमा किए जाते हैं तो कुछ पुली नाम की एक सतलाकृति भी निर्मित होती है,
ठीक है, बीच पर, बीच पुलिन को ही कहते हैं। तो नदियों और सरिताओं द्वारा और तरंगों के अपर्दन द्वारा जो सेडिमेंट लाए गए होते हैं वो सारे सेडिमेंट आपके बीचेस पर जमा कर दिए जाते हैं। कुछ रेत बीचेस आपने देखे हैं जो कि स्थायी होते हैं, और कुछ आपके बीचेस कंकर पत्थर से भी होते हैं, उनसे भी भरे हुए होते हैं। लोग पत्थरों पर बैठ बैठ के समुद्र का नज़ारा लेते हैं इस तरीके से। और कुछ क्या होते हैं, जो पुलिन जो बीच होता है उसके ठीक पीछे कुछ ड्यून्स भी होते हैं, यानी टिब्बे भी होते हैं, रेत के टिब्बे। ठीक है, ये कटक के रूप में बने होते हैं रेत के टिब्बे, और निम्न तलछटी मैदानों पर अक्सर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आती है रोदिका, रोद और स्पिट, जो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा भी चुकी हूँ। क्या होता है, समुद्री तट पर, समुद्री तट के बिल्कुल समानांतर क्या होता है, रेत की एक लंबी कटक और अप तट समानांतर पाई जाती है। और ये जो रेत की जमावट होती है, शिंगिल होती है, इसे ही कहते हैं ऑफशोर बार यानी अप तट रोदिका। ये जो रेत का अधिक निक्षेपित हो जाए जब, तो हमें ऊपर से ही दिख जाती है समुद्र में ऊपर से कि रेत की एक पट्टी सी है। ठीक है, और जब ये ऊपर से ही दिखने लग जाती है तब इसे कहेंगे रोद यानी बैरियर। ठीक है, रेत जब तक वो दिखेगी नहीं तब तक रोदिका है, अगर वो ऊपर से ही आपको दिख रही है तब वो रोद है यानी बैरियर है। तो अपतटीय रोद और रोदिकाएं ये खाड़ी के प्रवेश पर भी और कई बार नदी के मुहानों के सामने भी बन जाती है, और जब ये इनके सामने बनती हैं तो रोदिका का एक सिरा खाड़ी से जुड़ जाता है जिसे स्पिट कहते हैं। ठीक है, और स्पिट विकसित हो जाती हैं। रोदिका, रोद और स्पिट धीरे धीरे खाड़ी के मुख की ओर बढ़ते जाएंगे, और उसके दरवाजे को, जो दरवाजा समुद्र की ओर खुला होता है ना, उसको बंद कर देते हैं। फिर वो बनते हैं लैगून, जो मैंने अभी आपको समझाया भी था। पहले रोदिका बनेगी, रोदिका जब ऊपर की ओर दिखेगी तो रोद बनेगा, और उसके बाद जब रोदिका जो रोद है वो थोड़ा और बड़ा हो जाए और खाड़ी के मुख की ओर बढ़ने लग जाएगा तब उसे स्पिट कहेंगे, स्पिट। ठीक है, और फिर जब ये स्पिट पूरी तरह से खाड़ी के मुंह को बंद कर देगा, मुख को, तब आपके लैगून बनेंगे यानी खारे पानी की झीलें बनेंगी, जिसे आप सभी समझते हो। ठीक है, तो ये थी भाई आपकी क्या, समुद्री तरंगों के द्वारा बनी हुई, कुछ अपर्दन के द्वारा, कुछ निक्षेपण के द्वारा बनी सतलाकृतियाँ, जिसमें मैंने आपको समुद्री भृगु बताया कैसे बनता है। मैंने उसके बाद हमने बीचेस भी पढ़े थे, टिब्बे भी पढ़े, और रोदिका, रोद, स्पिट, लैगून सब कुछ हमने कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट आता है पवनी, विंड। विंड भी आप सोचते हो कि भाई हवा, जब हवा अपनी गति पकड़ लेना तो इतना भयंकर अपर्दन करती है, छत की छत उड़ा ले जाती है, घर उड़ा ले जाती है। तो यहाँ पर भी हवा बहुत तीव्र गति से, जब मरुस्थलीय इलाकों में अगर हम बात करें ना, हवा का सबसे ज़्यादा काम किस एरिया में होता है, जहाँ पर दूर दूर तक कुछ ना हो मरुस्थल होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर तीव्र गति से चलती है, क्योंकि पवन में कोई रुकावट नहीं होती, और सीधा विनाशकारी तूफानी पवनें बिल्कुल विनाश लेकर आती हैं। पवन जो करती हैं वो अपवाहन, अपवाहन मीन्स यानी चीज़ों को अपने साथ बहा कर ले जाती है। घर्षण, घर्षण मीन्स टकरा कर चट्टानी टुकड़ों के साथ तोड़ती फोड़ती है। तो इस तरीके से जो पवन है वो अपर्दन करती हैं, इरोजन करती हैं। धरातल से चट्टानों के छोटे कणों को उठा ले जाती हैं, और फिर वायु के रास्ते में जो भी है, मान लो कोई चट्टान आ गई तो उन कणों को उसके ऊपर दे के मारेगी, और इससे क्या होगा, एकदम से उन चट्टानों पर चोट पहुंचेगी, उन पर घर्षण होगा और वो उनमें दरारें आएंगी। तो इस तरीके से सैंड ब्लास्टिंग जैसी ये क्रियाएं हम कह सकते हैं। तो मरुस्थलों में पवनें कई बार अपर्दन और निक्षेपण यानी दोनों ही काम करती है। पवनें अपर्दन भी करती हैं और अपने साथ जो सेडिमेंट लाती है उनको एक पर्टिकुलर जगह में छोड़ भी देती है, जब उसमें गति कम हो जाती है। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाता है, निक्षेपण होता है और सतलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसा कि आप आगे देख सकते हो। अपर्दनात्मक स्थल रूप में अगर पवनों की बात करें तो पवन कौन कौन से स्थल रूप बनाती है, अपर्दन से। अपर्दन यानी तोड़ती फोड़ती। तो सबसे पहले पैडीमेंट भी बनाती है और पैडी प्लेन भी बनाती है। ठीक है, जो मरुस्थलों में अगर हम बात करें तो पैडीमेंट का निर्माण और उसका विकसित रूप ये पवनों के द्वारा ही बनाया जाता है। मलबे रहित और मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी जो तल होते हैं, मलबा कई बार मलबा होता भी है और कई बार मलबा नहीं भी होता, तो बिल्कुल चट्टानों का प्लेन वाला एरिया मरुस्थलों में वो कहलाता है पैडीमेंट। इसका निर्माण जो पर्वत होते हैं, पर्वत के अग्रभाग के अपर्दन और जो नदियाँ होती हैं उनके क्षैतिज अपर्दन और चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपर्दन से इसका निर्माण होता है पैडीमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हाँ देखो कई बार क्या होता है, जो बैक वास्टिंग देख लो पहले तो, कटाव के कारण मंद ढाल और पीछे की ओर हटने लगती है। सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाती हूँ। मान लो एक ये पहाड़ है आपका, यहाँ से पवनें लगातार बहकर आ रही है तो इस एरिया को कटाव कर रही है, तो धीरे धीरे कटाव करता हुआ ये पर्वत यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से जो आपका मंद ढाल है, मंद ढाल की ओर ज़्यादा कट होता है तो मंद ढाल मुक्त पासरों पीछे हटने लगता है, और अपर्दन की इस पद्धति को कहते हैं बैक वास्टिंग। समझ में
आ गया। तो इसमें आपका जो पर्वत है वो पीछे हटने लगते हैं अपर्दन की वजह से। नेक्स्ट आता है समानांतर ढाल निर्वर्तन द्वारा पर्वतों के जो अग्रभाग को अपर्दित करते हुए पेडिमेंट आगे की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, आपका पर्वत पीछे हट रहा है तो यहाँ पर आपका जो सेडिमेंट है वो जमा हो रहे हैं, और सेडिमेंट जमा हो जाते हैं तब उसको पेडिमेंट ही तो कहते हैं, प्लेन एरिया को। तो पर्वत घिसते हुए पीछे हटते चले जाते हैं, पर्वतों का अपर्दन होता चला जाता है। और जब पर्वतों का बहुत ज़्यादा अपर्दन हो जाता है तो जो ये सतलाकृति बच गई ना, इसे कहते हैं इंसेलबर्ग। क्या कहेंगे? इंसेलबर्ग, जो कि पर्वतों के ही बचे हुए रूप होते हैं, अवशिष्ट रूप होते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में उच्च धरातल आकृतिविहीन और मैदानों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पैडी प्लेन कहते हैं। आपके डेजर्ट वाले इलाके में जब जो ऊंचे ऊंचे मान लो पठार थे, पहाड़ियाँ थी, जब वो बिल्कुल प्लेन एरिया में बदल जाएंगे तब उसे कहेंगे पैडी प्लेन, यानी पद सतली। नेक्स्ट आती है पलाया। पलाया क्या होती हैं? अगर हम बात करें, जो आपके मरुस्थल है उसमें जो प्लेन एरिया है, मैदान प्रमुख होते हैं। पहाड़ों से घिरे बेसिनों में अपवाह प्रमुख बेसिन के मध्य में होता है। बेसिन के किनारों से अवसाद जमा होने के कारण बेसिन के मध्य में क्या होता है? एक समतल मैदान की रचना हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, आपका कोई एक प्लेन एरिया था, उस प्लेन एरिया में चारों ओर से अगर हम बात करें तो सेडिमेंट जमा हो गई, वो प्लेन एरिया थोड़ा नीचा पड़ गया। अब इससे क्या होगा? उस पर्याप्त जल उपलब्ध होने के कारण उस उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है, यानी उस प्लेन एरिया में पानी भर जाएगा और उस पानी वाले एरिया को कहेंगे पलाया। पलाया एक प्रकार की लेक होती है, परंतु ये थोड़े समय के लिए होती है, क्योंकि जब मरुस्थल में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है तो इसका पानी सूख जाता है और ये पलाया लेक्स भी फिर बाद में सूख जाती हैं। ठीक है, तो अधिकतर जो पलाया मैदान होते हैं वो आपके नमक से भरे होते हैं, लवण से भरे होते हैं, क्योंकि मरुस्थल में लवण की मात्रा अधिक देखी जाती है। कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र यही कहलाते हैं। जो कल्लर भूमि होती है, बाद में पलाया का पानी जब सूख जाता है तो उसे कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है अपवाहन गर्त, यानी डिफ्लेशन हेलोस, यानी गुहा और केव। तो पवनों के एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से, जब पवन एक ही डायरेक्शन में बह रही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो रहा, वो एक ही डायरेक्शन में बहती चली जा रही है, तो असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इसमें आपके कुछ उथले गर्त भी होते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। इस अपवाहन प्रक्रिया से जो चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे और गुहिकाएँ भी बनते हैं। तीव्र वेग पवनों के साथ उड़ने वाले धूल कण अपघर्षण से, यानी अपघर्षण यानी एक दूसरे के साथ टकरा कर चट्टानी तल पर पहले तो कुछ उथले से गड्ढे बनाते हैं, जिन्हें कहते हैं वातगर्त। ये वातगर्त एग्जाम में पूछा जाता है कि वातगर्त किसके द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, वातगर्त ये कुछ गहरे होते हैं और कुछ विस्तृत भी हो जाएंगे, तब उन्हें गुहा यानी केव उसके नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात है, अपवाहन क्रिया से क्या होता है, हमारे धरातल पर है ना छोटे छोटे गड्ढे बन जाएंगे। क्या करती है, पवन बहुत तेज़ गति से आ रही है तो किसी एक एरिया की मिट्टी को यहाँ से उठाकर ले जाती है, तो यहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा और इसी गड्ढे को कहेंगे वातगर्त। नेक्स्ट आता है मशरूम टेबल पट्टिका शैल, यानी छत्रक। मरुस्थलों में क्या होता है, अधिकतर चट्टानें अपवाहन और अपघर्षण द्वारा बहुत जल्दी कट जाती हैं। अपवाहन और अपघर्षण मैं दोनों समझा चुकी हूँ। अपघर्षण में चट्टाने के साथ जो कण होते हैं वो टकरा कर आपस में अपघर्षित होते हैं, और अपवाहन में अपने साथ उड़ा ले जाती है पवन चट्टानों के टुकड़ों को। कुछ प्रतिरोधी चट्टान, यानी कुछ कठोर चट्टान आ गया, अग्न्य प्रकार की चट्टान, अब वो बिल्कुल अड़कर खड़ी हो जाती है, तो इसमें क्या होगा, उसका आधार उसका जो बेस हो जाता है वो तो पतला हो जाता है और ऊपरी